नमस्कार साथियों, मैं सूरत रावत आदर्श ज्ञान बिंदु एकेडमी धार से आप सभी के लिए हिंदी लेकर आया हूँ। और हिंदी में हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर दूसरा है साथियों। हमने सबसे पहले बात की थी हिंदी में व्याकरण की। ठीक है साथियों, किसकी बात की थी? हमने व्याकरण की बात की थी। और व्याकरण के अंग की मैं बात करता हूँ तो आप लोगों को मैंने बताया था व्याकरण के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिसमें मैंने बात की थी वर्ण विचार। पहले अंग की मैंने बात की थी साथियों वर्ण विचार, और दूसरे अंग की मैंने बात की थी साथियों शब्द विचार, और तीसरे की मैंने बात की थी जिसको हम कहते हैं वाक्य विचार। इसकी चर्चा साथियों हमने कल कर चुके हैं। इसकी चर्चा हमने पिछले वाले वीडियो में कर चुके साथियों। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार है साथियों। अब हम अगला जो हमारा बिंदु रहेगा, आज का जो बिंदु है मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, वो हमारा रहेगा वर्ण विचार। कौन सा रहेगा साथियों? वर्ण विचार बिंदु रहेगा। तो हमारा जो बिंदु है वह वर्ण विचार। वर्ण विचार को हम वर्णमाला के नाम से भी जानते हैं साथियों। इसको हम कहते हैं वर्णमाला के नाम से भी जानते साथियों, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अल्फाबेट। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अल्फाबेट। और हिंदी में इसे कहा जाता है वर्णमाला। वर्ण विचार क्या होते हैं साथियों? यानी किसी भी वर्ण के बारे में हमको सोचना, विचार करना, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? वर्ण विचार। और वर्णमाला का मतलब क्या होता है? वर्णमाला का क्या होता है कि वर्णों को एक जैसे हम माला को बनाते, फूल के माध्यम से माला को सजाते, उसी प्रकार वर्णों को सजाने की माला को हम कहते हैं वर्णमाला। वर्णों को सजाने की माला को क्या कहते हैं साथियों? वर्णमाला कहते हैं। अब मैं इसको बात करूंगा कि वर्ण विचार क्या होता है। तो हम ये कह सकते हैं साथियों, वर्ण का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग कराते हैं, उसे क्या कहते हैं साथियों? हम वर्ण विचार कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग कराते हैं, उसी को साथियों हम वर्णमाला कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं साथियों? वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं कि वर्णमाला की परिभाषा हम इस आधार पर भी पढ़ सकते हैं। इस आधार पर हम पढ़ सकते वर्णों का व्यवस्थित क्रम को ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित क्रम को ही हम वर्णमाला कहते हैं साथियों। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि वर्णमाला यानी वर्ण विचार क्या होता? तो वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग कराते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? वर्ण विचार कहते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। मैंने इससे पहले भी एक जो बातें के बारे में चर्चा कर चुका हूं कि ध्वनि क्या होती है। ध्वनि के बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं साथियों। तो यहाँ पर मैं उच्चारण करूंगा, आप लोग पेन और कापी दोनों साथ में लेके बैठिए, ताकि मैं जो बोलूंगा वो आप लोग नोट भी करते जाइए। ठीक है साथियों? तो ध्वनि क्या होती है? तो मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो हमें सुनाई दे और दिखाई न दे, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं साथियों। जो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो हमें सुनाई दे और दिखाई न दे, जो सुनाई दे और दिखाई न दे, उसे हम कहते हैं साथियों ध्वनि कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसी के साथ में मैंने एक बात और इसी के साथ में चर्चा की थी। मैंने चर्चा की थी, किसकी चर्चा की थी? वर्ण की चर्चा की थी साथियों। ठीक है? वर्ण क्या होता? तो लिखित भाषा की मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, जिसका लिखित रूप, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, जिसका लिखित रूप होता है साथियों वर्ण होता है। जिसका लिखित रूप क्या होता है? वर्ण होता है। हम ये कह सकते हैं मौखिक भाषा की सबसे
छोटी इकाई ध्वनि जिसका लिखित सबसे मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि जिसका लिखित रूप वर्ण होता है, जिसका लिखित रूप वर्ण होता है साथियों। क्या होता है? वर्ण होता है। यहां तक समझ में आ गया होगा कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि जिसका लिखित रूप हो जाता है साथियों, वर्ण होता है। जिसका लिखित रूप क्या होता है? वर्ण होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते हैं, इसको भी वर्ण कहते हैं। दूसरी परिभाषा समझ में आ गई होगी कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते हैं साथियों, उसी को हम कहते हैं वर्ण कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब साथियों समझने की कोशिश करना कि वर्ण समझने के बाद में एक बात और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा मैं, अक्षर किसे कहते हैं। ठीक है, अक्षर होते क्या है साथियों? अक्षर होते क्या है? तो यहाँ पर चर्चा करके समझने की कोशिश करना कि मैं अक्षर की चर्चा करूंगा। अक्षर क्या होते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि एवं ध्वनियों का समूह जिसका उच्चारण एक सांस एवं एक झटके में हम कर सकते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं अक्षर। एक बार मैं और रिपीट करने की कोशिश करूंगा। ध्वनि एवं ध्वनियों का ऐसा समूह है जिसका उच्चारण एक सांस के एक झटके में किया जाता है, उसी को हम कहते हैं अक्षर। यहां तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और एक चीज डाउट लग रहा होगा कि मेरा एक क्वेश्चन है, वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? तो साथियों यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। अक्षर की मैं बात करता हूं तो अक्षर की परिभाषा हम कैसे नोट कर सकते हैं साथियों? ध्वनि एवं ध्वनियों का ऐसा समूह जिसका उच्चारण ध्वनियों का ऐसा समूह जिसका उच्चारण एक सांस के एक झटके में किया जा सकता है, ठीक है साथियों, यहां पर समझने की कोशिश करना। ध्वनि एवं ध्वनियों का ऐसा समूह जिसका उच्चारण एक सांस के एक झटके में किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं अक्षर। यहां तक समझ में आ गया? ताकि अक्षर और वर्ण दोनों ही अलग अलग होते हैं, अक्षर और वर्ण। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर कि सभी वर्ण अक्षर हो सकते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं। क्या है साथियों, समझ में आ गया होगा कि सभी वर्ण अक्षर हो सकते हैं लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं। ये आप लोगों की पहचान है। ठीक है, हम यहाँ पर ये नोट कर सकते हैं कि सभी वर्ण अक्षर हो सकते हैं लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं
होते हैं। साथियों, ये जो अक्षर और वर्ण की पहचान है वो हम कैसे कर सकते हैं कि सभी वर्ण अक्षर हो सकते हैं लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं। सभी वर्ण अक्षर हो सकते हैं लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते साथियों। उसके बाद यहाँ की अगर मैं बात करूंगा कि लग रहा होगा कि सभी वर्ण अक्षर कैसे हो सकते हैं, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर नोट कर रहा हूँ र प्लस आ प्लस म प्लस आ। ये जो है यहाँ पर 4 वर्ण है साथियों। कितने वर्ण है? 4 वर्ण है। लेकिन अक्षर की अगर मैं बात करूंगा तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि रा प्लस म, यानी 2 अक्षर और 4 वर्ण। तो यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया होगा कि अक्षर क्या है और वर्ण क्या होते हैं। तो सभी वर्ण अक्षर हो सकते हैं लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं। यहां तक समझ में आ गया साथियों? चलो, आ गया होगा, इतना तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। साथियों, हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब मैं बात करूंगा कि अक्षर कितने प्रकार के होते हैं साथियों। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? अक्षर के प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अक्षर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के अक्षर होते हैं। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं साथियों? यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि पहला हमको देखने को मिलेगा, उसे हम कहते हैं बद्धाक्षर। क्या देखने मिलेगा? बद्धाक्षर। और दूसरा जो देखने मिलेगा उसे हम कहते हैं मुक्ताक्षर। साथियों, अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? 2। कितने? 2। कौन कौन से? बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर। बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 3। बद्धाक्षर की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी जो अंतिम ध्वनि होती है, इसकी जो अंतिम ध्वनि है, इसको हम क्या कहते हैं साथियों? अंतिम ध्वनि कौन सी होती है? बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है। बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है साथियों? व्यंजन होती है। कौन सी ध्वनि होती है? अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है। कौन सी? व्यंजन। बद्धा यानी बंधा हुआ। यहाँ पर एक चीज और समझने की कोशिश करना कि जैसे व्यंजन क्या होते हैं कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं, यानी स्वर स्वतंत्र होते हैं लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। जो वस्तु स्वतंत्र नहीं होती है वो किसी के किसी बंधन में होती है, किसी की किसी बंधन में होती है, उसी को हम क्या कह सकते हैं? बंधन में होगी, उसी को बद्धा कहेंगे। जैसे ही हमारे व्यंजन स्वरों के बंधन में है, क्योंकि व्यंजन का प्रयोग उच्चारण हम स्वतंत्र नहीं कर सकते। किसके माध्यम से कर सकते हैं? स्वरों के माध्यम से। तो बद्धा अक्षर का मतलब व्यंजन बंधे हुए हैं, एक बंधन में है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा? तो बद्धा अक्षर यानी अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है। जैसे इसका उदाहरण लेने की कोशिश करूंगा आप। जैसे हम और उदाहरण ले सकते हैं कान, और जैसे हम ये कह सकते हैं आप, कान, धार। ये जो है वो क्या हुए? अंतिम ध्वनि। ठीक है, अंतिम ध्वनि देखने को मिलेगी व्यंजन, यानी बद्धा अक्षर का मतलब अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है। बद्धा अक्षर का मतलब अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है। जैसे आप, कान, धार, ये जो है अंतिम ध्वनि क्या है? व्यंजन। अंतिम ध्वनि व्यंजन इसलिए मानेंगे क्योंकि हलंत के साथ लगे हुए रहेंगे, वो व्यंजन कहलाता है। अब बात करेंगे मुक्ताक्षर। अब हम बात करेंगे मुक्ताक्षर। मुक्ता का मतलब स्वतंत्र। मुक्ता का मतलब स्वतंत्र। जो स्वतंत्र होता है उसे हम कहते हैं मुक्ता। उसी को हम क्या कहेंगे? स्वतंत्र कहते हैं। तो इसकी जो अंतिम ध्वनि होती है साथियों वो क्या हो जाएगी? अंतिम ध्वनि क्या है? अंतिम ध्वनि क्या होती है साथियों? स्वर। क्या हो जाएगी? स्वर होती है। उसे हम कहते हैं मुक्ताक्षर। क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर। जो मुक्त रहेंगे उसे स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं इसके उदाहरण। जो, खो, गा,
का, ये जो है सभी की सभी अंतिम ध्वनि क्या है साथियों? स्वर है। अंतिम ध्वनि क्या है? स्वर है। यहां तक समझ में आ चुका होगा। यानी अक्षर के दो प्रकार होते हैं, बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर। बद्धाक्षर वह कहलाते हैं जिसकी अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है, और मुक्ताक्षर वह कहलाते हैं जिसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। अब मैं बात करूंगा कि यानी वर्ण को कितने भागों में बांटा गया। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया, तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। अब बात आती है वर्ण की। अब किसकी बात आ रही साथियों? वर्ण की। क्योंकि वर्ण के विभाजन भी क्यों किया गया, यानी वर्ण को अलग अलग किस आधार पे बांटा गया, इसकी भी हम चर्चा जरूर करेंगे। साथियों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना कि वर्णों को दो आधार पर इसलिए बांटा गया क्योंकि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो जो हमारी ध्वनि है वह यानी मुख के किसी न किसी भाग से या तो स्पर्श करके बाहर निकलेगी या फिर स्वतंत्र बाहर निकलेगी, या तो स्पर्श करके बाहर निकलेगी या स्वतंत्र बाहर निकलेगी। उसी को हम कहते हैं वर्ण। ठीक है, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। वर्ण को हम दो प्रकार से बांट सकते साथियों। एक आता है जिसको कहते हैं स्वर, क्या आएगा? स्वर। और दूसरा आता है जिसको कहते हैं व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं साथियों? दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? मैंने बताया था कि श्वास यानी हमारी जो वायु है वह फेफड़ों से निकलते हुए बाहर जाती है, या तो किसी न किसी स्थान से स्पर्श करके बाहर निकलेगी या स्वतंत्र बाहर निकल जाती है। तो उसी के आधार पर वर्णों का भी वर्गीकरण किया गया है। चलो स्वर की मैं बात करता हूँ तो स्वर क्या है कि स्वतंत्र बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। तो स्वर की जब उच्चारण किया जाता है तो जो हमारे शरीर से जो यानी हम ये कह सकते हैं हमारे फेफड़े से बाहर वायु निकलती है, कहीं पे भी स्पर्श नहीं करते, सीधी बाहर निकल जाती है, इसलिए इनको हम कहते हैं स्वतंत्र। तो स्वर कैसे होते हैं साथियों? ये होते हैं स्वतंत्र। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये हम ये कह सकते हैं कि सहायता नहीं होती है। किसकी सहायता नहीं होती है? जब ये स्वतंत्र हो गए तो किसी की सहायता नहीं ली जाएगी। कोई वस्तु स्वतंत्र होगी तो उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वैसे स्वर कैसे रहेंगे? स्वतंत्र। जब स्वतंत्र रहेंगे तो सहायता नहीं ली जाती है। अब बात आती है व्यंजन की, तो व्यंजन है वह स्वतंत्र नहीं होते हैं। जब कोई वस्तु स्वतंत्र नहीं होती है तो किसी न किसी की सहायता ली जाती है। कि हम ये कह सकते हैं कि सहायता ली जाती है। क्या कर सकते हैं कि सहायता ली जाती है। यहां तक समझ में आ गया होगा कि व्यंजनों को उच्चारण स्वरों के बिना नहीं हो सकता है और स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र से होते हैं। इसलिए व्यंजन का मतलब कर देगा स्वतंत्र नहीं होते हैं, तो ये सहायता ली जाती है। किसकी सहायता लेंगे हम? स्वर की। किसकी सहायता लेंगे? स्वर की सहायता लेंगे, क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते। जो व्यक्ति स्वतंत्र होता है जहां पर बुलाया जाता वहां चले जाता है। तो व्यंजन स्वतंत्र नहीं है तो स्वर स्वतंत्र है, इसलिए स्वर को किसने बुलाया? व्यंजन। स्वर को किसने बुलाया? व्यंजन। इसलिए स्वरों का यानी व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के साथ किया है। स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं। यहां तक समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं कि कुल स्वर कितने होते हैं साथियों। कुल स्वर की मैं बात करता हूं कि कुल स्वर कितने हैं। कुल स्वर कितने हैं साथियों? बताने की कोशिश कीजिए कि कुल स्वर कितने हैं। कुल स्वर कितने हैं? सबसे ज्यादा विद्यार्थी यहीं पर गलतियां करते हैं। ठीक है, कुल स्वर की बात मैं करता हूँ तो कुल स्वर 11 होते हैं साथियों। किसी के मन में यहाँ पर लग रहा होगा कि सर 11 की जगह 13 भी तो होते हैं। सभी अपने स्थान पर सही है। 13 भी सही, 11 भी सही और 14 भी सही, 10 भी सही है। उसकी भी हम अभी जस्ट बात करते हैं। यानी कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। अब 11 की मैं बात करता हूँ। अ, आ, ए, ओ, उसके बाद आता है री के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ए, आई और ओ, आओ। इनकी संख्या कितनी होती है साथियों? तो इनकी संख्या होती है 11।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब बात आती साथियों मूल स्वर कितने हैं। अब बात आती किसकी? मूल स्वर। मैं थोड़ा सा यहाँ पर नोट कर देता हूँ कि मूल स्वर कितने हैं। मूल स्वर कितने हैं साथियों? तो मूल स्वरों की संख्या 4 है। मूल स्वरों की संख्या 4 है, जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अ, छोटी ई, छोटा उ और री। छोटा सॉरी अ, छोटी ए, छोटा ओ और री, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगला जो हमको देखने को मिलेगा परंपरागत। परंपरागत स्वर। परंपरागत स्वरों की संख्या की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कितने होते हैं? तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 13। कितने होते हैं? 13। 11 तो ये हो गए, इसके साथ में 2 और को सम्मिलित किया जाता है। 11 के बाद 12 और 13, 11 के बाद 12 और 13। तो आप लोग यहाँ पर मैं पूरे नोट नहीं करूंगा। अहम और अह, अहम और अहम को जैसे हम सम्मिलित कर लेते हैं, इनकी संख्या हो जाती साथियों 13। कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। इनको कुल स्वर में नहीं माना जाता है, क्योंकि ये 2 है वह अयोगवाह स्वर के अंतर्गत माने जाते हैं। किसके अंतर्गत माने जाते हैं? अयोगवाह स्वर के अंतर्गत माने जाते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा, अगला जो हमको देखने को मिलेगा वैदिक भाषा में कुल स्वर। वैदिक भाषा के कुल स्वर की बात करते हैं तो वैदिक भाषा में कुल स्वर आप लोगों को देखने को मिलेगा साथियों 14। कितने देखने को मिलते हैं? 14 स्वर देखने को मिलते हैं। अब 14 की बात करते हैं तो यहाँ पर 13, यानी हम ये कह सकते हैं कि 11 तो ये हो गए, कौन से हो जाएंगे? कुल स्वर। इनकी भी मैं संख्या नोट कर ही देता हूँ नीचे। ठीक है, अ, आ, ए, ओ, री, और इसके साथ में आ जाएगा बड़ी री। कौन सी आ जाएगी? बड़ी री। और बड़ी री के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ए, आई, ओ, आओ, और ल में छोटी री लगा हुआ है। और उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा ल में बड़ी री लगा हुआ है। इनकी संख्या कितनी होती है? 14। कितनी होती है? 14 होती है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यानी मूल स्वर कितने हैं? 4। मूल स्वर कितने हैं? 4। कौन कौन से? अ, छोटा ई, छोटा उ और छोटा री। कितने हैं? 4। बात आती कुल स्वरों की संख्या 11। 11 कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। कितने होते हैं? 11। बात आती है परंपरागत स्वर की संख्या 13 होती है। 11 तो ये हो गए और 2 ये अयोगवाह को सम्मिलित करके कुल हो जाती 13। वैदिक भाषा में कुल स्वर होते हैं 14। कितने होते हैं? 14। अ, आ, ई, उ, छोटा री और बड़ा री, ए, आई, ओ, आओ, और ल के साथ छोटा री लगा हुआ और ल के साथ बड़ा री लगा हुआ। इनकी संख्या होती है 14। इनमें हम अहम, अह, अयोगवाह को सम्मिलित नहीं करते हैं। अब बात आती है और यहाँ पर एक और एग्जाम में पूछा जाता है उच्चारण के आधार पर, यानी उच्चारण में स्वर। उच्चारण की दृष्टि से स्वर की संख्या की बात करते हैं 10 होते हैं। उच्चारण यानी मात्रा, उच्चारण यानी मात्रा की संख्या कितनी है साथियों? 10। यहां तक समझ में आ गया? उच्चारण में उच्चारण स्वर कितने हैं? 10। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि मात्रा कितनी होती है साथियों? तो मात्रा भी 10 ही होती है। मात्रा कितनी होती है? 10। कितनी होती है? 10। और अगर बात करते हैं 12 खड़ी नाम क्यों रखा गया? 12 खड़ी नाम क्यों रखा गया? आप लोग भी बचपन से पढ़े साथियों। जो मैंने बोर्ड पे लिखा ये पढ़ना, जो बोल रहे हैं वो सब हम किससे सीखे? 12 खड़ी से सीखे। तो 12 खड़ी नाम क्यों रखा गया है? क्या 12 खड़ी नाम क्यों रखा गया? आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा। ठीक है, हाँ साथियों, तो 12 खड़ी नाम इसलिए रखा गया 12 मात्राओं के कारण से।
12 मात्रा के कारण से इसका नाम रखा गया बारखड़ी। ठीक है, 12 मात्रा ये हो गए क्योंकि 10 तो ये हो गए और इसके साथ अयोग को सम्मिलित करके 12 मात्राएं हो जाती है। क्योंकि हम 12 मात्राएं पढ़ते बारखड़ी में, कक्का किकी कुकू के काय को का कम कहा, कितने 12 है, इस कारण से नाम भी बारखड़ी रखा गया है। साथियों यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब मैं बात करता हूँ, थोड़ी सी चर्चा करूंगा मैं व्यंजन की। किसकी चर्चा करूंगा मैं? व्यंजन की चर्चा करूंगा। तो साथियों यहाँ पर बताने की कोशिश करना कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी है। तो आप लोगों को याद होगा मूल व्यंजन की संख्या 33 प्लस 2 बराबर 35। 33 प्लस 2, 33 मूल व्यंजन प्लस 2, 2 ये है वह, इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जिसकी अगर मैं बात करूंगा, यह ड और ढ, जो ड के नीचे बिंदु और ड के नीचे बिंदु और ड़ के नीचे बिंदु, यानी ड और ढ के नीचे बिंदु लगाया जाता है, उसको हम ड़ और ढ पढ़ते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 35। अब बात आती है कुल व्यंजन। कुल व्यंजन की संख्या कितनी है साथियों? तो कुल व्यंजन की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 39। 39 कौन कौन से हैं? 35 प्लस 4 संयुक्त व्यंजन है, तो इनकी संख्या हो जाती है 39। 4 संयुक्त व्यंजन प्लस 35 कितनी हो जाती है? 39 होते हैं। कुल व्यंजन याद रखना 39। अब बात आती है यहीं पर, और अब यहाँ पर एक बात और आती है, अब यहाँ पर एक बात और आती है। अब यहाँ पर एक बात और आती है जिसकी मैं बात करूंगा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है साथियों? 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है साथियों? 4 संख्या होती है संयुक्त व्यंजन की। 4 कौन कौन से? इसकी अगर बात करते हैं, ये भी हम आगे जाके जरूर देखेंगे। ठीक है, उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन समझ लीजिए अब च, अत्र, ज्ञ और स्र, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। अंतः स्थ व्यंजन। अंतः स्थ व्यंजन की संख्या भी होती है 4। य, र, ल, व। य, र, ल, व ये किस में आ जाएंगे? अंतः स्थ व्यंजन में आएगा। और एक और आते हैं जिसको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या है वह कितनी देखने को मिलेगी? इनकी संख्या भी 4 ही देखने को मिलेगा। स, स, स और ह। स, स, स और ह, इनकी संख्या कितनी है? 4। इनकी संख्या कितनी है? 4। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यानी हमने अभी तक वर्ण की चर्चा की। स्वर और व्यंजन स्वर स्वतंत्र नहीं होते हैं, यानी सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है? स्वरों की सहायता ली जाती है। मूल व्यंजन कितने? 33 प्लस 2, 33 मूल प्लस 2 द्विगुण व्यंजन कहते हैं, जिसको ढ और ढ के नाम से हम जानते हैं कि सही 33 है मूल व्यंजन। और कुल व्यंजन कितने हैं? 39। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। यहां तक समझ में आ चुका होगा। यहां तक समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते साथियों। चलो, तो हम कहां तक? यहां तक समझ गए। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं, यानी मानक हिंदी वर्णमाला में, मानक हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? मानक हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो मानक हिंदी वर्णमाला में, मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की गणना। मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों का गणना हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की गणना हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से कर सकते हैं साथियों? 2 प्रकार से कर सकते हैं। जो मैं बात करता हूं कि पहला हमको देखने मिलेगा उच्चारण। किसके आधार पर साथियों? उच्चारण के आधार पर हम वर्णों की गणना कर सकते हैं। उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से
कुल वर्ण की मैं बात करता हूं तो याद रखना 10 होते हैं स्वर और प्लस 35 होते हैं व्यंजन। 10 स्वर हमने अभी भी चर्चा की थी यहाँ पर कि उच्चारण में स्वर कितने हैं 10, और यहाँ की मैं बात करते कि मूल व्यंजन इनको हम उच्चारण में भी मानेंगे। ठीक है, तो इनकी संख्या 10 प्लस 35 प्लस यानी बराबर होती है 45। कितनी होती है 45। यहाँ पर याद रखना 10 प्लस 35 बराबर 45। किसी किसी बुक में आप लोगों को यहाँ पर 47 भी देखने को मिलेगा, जो 2 ध्वनियां हैं आगत ध्वनियां, इसको विदेशी ध्वनियां के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ तो थोड़ा सा याद रखना 47 ज और फ, ज के नीचे बिंदु और फ के नीचे बिंदु, इनके सहित पूछा जाए, आगत ध्वनि सहित पूछा जाएगा तो साथियों बताना 47, और अगर केवल उच्चारण की दृष्टि से पूछा जाएगा तो बताना कितने 45। 10 और प्लस 35 व्यंजन। अब जो आता है दूसरा है वो हम ये कह सकते हैं कि लेखन के आधार यानी लेखन की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से कितने हैं साथियों, तो हम ये कह सकते हैं कि 13 तो हमको देखने को मिलेंगे स्वर। 13 क्या देखने को मिलेंगे साथियों, स्वर देखने को मिलेंगे 13 प्लस 39 व्यंजन। 13 स्वर प्लस 39 व्यंजन, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, इनकी संख्या कितनी हो जाती है, तो यहाँ पर याद रखना इनकी संख्या हो जाती है 52। कितनी होती है 52। कितनी होती है 52। लेकिन साथ ही याद रखना प्रत्येक बुक में आप लोगों को कुछ इसका डाटा अलग अलग देखने को मिलेगा। 49 भी मिलता है, 50 भी मिलता, 49, 50, 51, 52, 53 और 56 अलग अलग बुकों में अलग अलग डाटा मिलेगा। लेकिन याद रखना मानक हिंदी वर्णमाला जो हमारी लिपि है देवनागरी, उस लिपि के अनुसार हिंदी में कुल उच्चारण की दृष्टि से 45 वर्ण होते हैं, 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन, और लेखन की दृष्टि से 13 स्वर प्लस 39 व्यंजन, तो कितने होते हैं 52। कितने होते हैं 52। याद रखना डाटा तो अलग अलग भी मिलेगा साथियों। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। एक बार मैं इसको पूरा आप लोगों को रिवीजन करवाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद फिर ठीक है साथियों, तो समझने की कोशिश करना। वर्ण विचार, हमारे मन में सोच विचार करना, यानी वर्ण के बारे में विचार करना, ही क्या कहलाता वर्ण विचार। वर्णमाला का मतलब एक माला की तरह वर्णों को बांधना। ठीक है, तो वर्णों का शुद्ध उच्चारण हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग कराते हैं, यानी वर्णों का शुद्ध लेखन भी कराते, उच्चारण भी कराते, शुद्ध लेखन भी कराते, शुद्ध प्रयोग भी कराते। कौन कराती? वर्णमाला। कौन कराती है? वर्णमाला। एक वर्णमाला की जरा सी परिभाषा को याद कर लीजिए, वर्णों का व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये परिभाषा सबको याद होगी साथियों। ठीक है, ध्वनि क्या होती है? तो मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो हमें सुनाई दे और दिखाई न दे, जो सुनाई दे और दिखाई न दे उसे कहते हैं ध्वनि, और उसी ध्वनि का लिखित रूप हो जाता साथियों वर्ण। हो जाता क्या? वर्ण। अब बात आती है अक्षर। अक्षर क्या होते हैं? तो ध्वनि एवं ध्वनियों का ऐसा समूह जिसका उच्चारण एक सांस के एक झटके में किया जाता है। मतलब एक सांस, एक झटका, एक सांस एक झटके में इनका उच्चारण किया जाता है, सब कहते हैं अक्षर। और अक्षर की याद रखना नोट, सभी वर्ण अक्षर हो सकते हैं लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं। सभी वर्ण अक्षर हो सकते हैं लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं। बात याद रखना, अक्षर दो प्रकार के होते हैं, बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर। बद्धाक्षर का अंतिम ध्वनि होती है व्यंजन। बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? व्यंजन। बद्धा का मतलब जो बंधन में बंधा हुआ, उसी को बद्धा के व्यंजन। एक बंधन में बंधा हुआ, किसके बंधन में? स्वरों के, क्योंकि स्वरों की सहायता के बिना इनका उच्चारण नहीं होता। फिर मुक्ताक्षर यानी स्वतंत्र होगा, वो मुक्त रहेगा। अंतिम ध्वनि स्वर होती है, जो को गा का और भी हो सकते साथियों। फिर आती वर्ण की, तो वर्ण
का हम वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं, तो ये जैसे हमारे फेफड़ों से वायु निकलती है श्वास, उसी के आधार पर हम इनका भी वर्गीकरण करते हैं, क्योंकि वायु दो प्रकार से हमारे मुख से बाहर निकलती है, एक स्वतंत्र निकल जाती है और किसी न किसी स्थान से रुक के भी बाहर निकलती है। जो स्वतंत्र निकलेगी वो वर्ण क्या हो जाएंगे, स्वर, और जो स्वतंत्र नहीं निकलेगी वो क्या हो जाएंगे, व्यंजन। स्वतंत्र नहीं होते हैं, सॉरी सहायता नहीं दी जाती, वो स्वर क्या स्वतंत्र हो जाएंगे, वो सहायता नहीं होती है। किसकी सहायता नहीं ली जाती, दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, यानी स्वतंत्र नहीं है और सहायता ली जाती है, सहायता ली जाती है। हम यहां पर ये कह सकते हैं कि सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुल मूल स्वर कितने हैं, 4 अ ई री और सॉरी अ छोटा ए छोटा ओ और री कितनी होती है, 4। कुल स्वर कितने हैं, 11 अ आ ई उ री ए आई ओ आ। परंपरागत स्वर की संख्या 13 होती है, ये 11 और आ को सम्मिलित कर लेते हैं, इनकी संख्या हो जाती 13। वैदिक भाषा में कुल स्वर होते हैं 14 अ आ ई उ री ए आई ओ, यानी बड़ी री ए आई ओ आ और ल के साथ छोटी री और ल के साथ बड़ी री। उच्चारण में 10 होते हैं, कितने होते हैं, 10। उच्चारण में री को नहीं गिना जाता है, तो यहाँ पर याद रखना उच्चारण में री को नहीं गिना जाता है। अ आ ए ओ ए आई और ओ आ, ठीक है। उच्चारण में री को गणना नहीं की जाती है। बात आती है मूल व्यंजन की संख्या 33 + 2 = 35 होते हैं। द्विगुण व्यंजन सहित 35 होते हैं। कुल व्यंजन 39, संयुक्त व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्मा व्यंजन 4। बात आती है मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की गणना कितने प्रकार से की जाती है, जो उच्चारण की दृष्टि से और लेखन की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से होते 45, 10 और प्लस 35 व्यंजन, और 47 की बात करते ज और क, ये विदेशी ध्वनि। फिर आते हैं लेखन की दृष्टि से 13 + 39 = 52 होते हैं। साथियों, जहां मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बाकी जो भी है वह अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। मैं स्वर और व्यंजन को डिटेल में पढ़ाऊंगा, अच्छी तरह से, आराम से और आसान तरीके से और आसान भाषा में समझाने की मैं कोशिश करूंगा साथियों। तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आपके जो साथी हैं जो ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जा सकते हैं उनको भी बताइए, और ये वीडियो के माध्यम से कम वह फायदा उठा सके हैं। ठीक है साथियों, बाकी हम जो मिलते हैं अगली क्लास में, इसी टाइम हमारी फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।